नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डी कोड में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक नहीं बल्कि 3.5 फ्रंट पर यह युद्ध लड़ रहा था। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा है कि इस युद्ध में चीन पाकिस्तान के पीछे से पूरा समर्थन दे रहा था। चीन हर प्रकार से पाकिस्तान के साथ खड़ा था और सच्चाई यह है कि भारतीय सेना इस बार अकेले पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन और टर्की से भी युद्ध लड़ रही थी। आज हम आपको बताएंगे कि अब भविष्य में कैसे भारत को एक नहीं बल्कि कई देशों के साथ युद्ध लड़ना पड़ सकता है। और आज एक बड़ी बात यह है कि जैसा हमने आपको कहा 3.5 फ्रंट हुए, पाकिस्तान, चीन, तुर्की और आधा फ्रंट हमारे देश में सबूत गैंग का, जो बात बात पर भारत की सेना से सबूत मांगता है। तो आज हम इस 3.5 फ्रंट का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र में चल रहे भाषा के नाम पर बंटवारे को आपके लिए डिकोड करेंगे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता आजकल ऐसे दुकानदारों और डिलीवरी बॉयज की पिटाई करवा रहे हैं जो मुंबई में रहते हुए मराठी नहीं बोल पाते। हमारे देश में पहले से ही हिंदू समाज बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है और अब हिंदू समाज को भाषा के नाम पर भी बांटा जा रहा है। भाषा के नाम पर चल रही है राजनीति महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल तक फैल रही है, जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और आखिर में दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को ईंधन न देने के अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर पाबंदी लगाई गई थी। आज हम इस नियम के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि ईंधन ही नहीं बल्कि शायद अब उन्हें इन पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलाने की अनुमति भी मिल जाएगी। आज ऐसे सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक नहीं बल्कि 3.5 फ्रंट पर अपने दुश्मनों के खिलाफ यह युद्ध लड़ा था। आपको याद होगा, पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत यह कहा करते थे कि भारत को 2.5 फ्रंट पर युद्ध लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और ये 2.5 फ्रंट थे पाकिस्तान, चीन और आधा फ्रंट वो सबूत गैंग था जो हमारे ही देश में रहता है और हमेशा भारत के खिलाफ काम करता है। और इसीलिए वो ये कहते थे कि ये 2.5 फ्रंट पर हमें हमेशा लड़ना पड़ेगा। आधा फ्रंट वो जो हमारे देश के अंदर के लोग हैं। और ये आधा फ्रंट इस बार भी लगातार ये पूछ रहा था कि भारत के कितने विमान पाकिस्तान ने नष्ट किए हैं, भारत का कितना नुकसान हुआ है। इसलिए आज हम ये कहते हैं आपको कि भारत ने ये युद्ध 3.5 फ्रंट पर लड़ा। आज भारतीय सेना ने यह बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अकेले ही 3 दुश्मनों का मुकाबला किया और भारत के खिलाफ जो टीम लड़ रही थी उसमें एक नहीं बल्कि 3 सेनाएं थी। और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था और दूसरा तुर्की भी दे रहा था। चीन ने पाकिस्तान की हर प्रकार से मदद की है और चीन अपने हथियारों का लाइव टेस्ट यानी लाइव परीक्षण करने के लिए इस ऑपरेशन सिंदूर को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो देखना चाहता था कि उसके हथियारों में कितना दम है और उसे एक ऐसा मौका मिल गया जो वो अपने हथियारों को उनकी लाइव टेस्टिंग इस युद्ध में कर सकता था। अब सोचिए, एक तरफ भारत की सेना और हथियार थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान सहित 3 देशों के वेपन्स और सैन्य मदद थी। इस युद्ध में चीन अपने सैटेलाइट्स की मदद से भारत के मिलिट्री एसेट्स की लाइव लोकेशन पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि तुर्की भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था और उसने पाकिस्तान को भारत पर हमला करने के लिए लड़ाकू और निगरानी करने वाले ड्रोन्स दिए। आज भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बहुत नई और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जो इससे पहले देश को नहीं पता थी। उन्होंने बताया है कि किसी भी युद्ध को शुरू करना तो आसान होता है पर उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारत ने बिल्कुल सही समय पर इस युद्ध को समाप्त कर दिया और ऐसे समय में
इस युद्ध को समाप्त किया जब स्थितियां पूरी तरीके से भारत के नियंत्रण में थीं, भारत के कंट्रोल में थी। लेकिन आज आपको सबसे पहले भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये नई बातें सुननी चाहिए। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. तो भारत की सेना ने और भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये एक बहुत बड़ी बात कही है और मैं आपको इसे थोड़ा सा डिकोड करके बताता हूं। वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब पाकिस्तान अकेला नहीं था, पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था और चीन ने पाकिस्तान को हर संभव सहायता दी है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने अपने हथियारों का ये परीक्षण क्यों किया और कैसे किया, क्योंकि अभी आपने सुना कि चीन हथियार दे रहा था पाकिस्तान को। चीन डायरेक्टली भारत के साथ लड़ना नहीं चाहता। चीन चाहता है कि वो युद्ध सीधे तौर पर ना करे, लेकिन पाकिस्तान को मदद करे। एक प्रकार से चीन ही ये युद्ध लड़ रहा है और चीन अपने सारे हथियार पाकिस्तान को दे रहा है। इस बहाने चीन को यह भी पता चल जाएगा कि किसी युद्ध के दौरान उसके हथियार कितने कारगर हैं, उसके हथियार कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि चीन ये भी चाहता है कि उसने जो नए नए हथियार बनाए हैं उनकी टेस्टिंग कैसे हो, कैसे पता चले कि असली युद्ध के दौरान उन हथियारों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इसलिए चीन को ये एक नया मौका मिला। उसने भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध के दौरान इसे एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया और यह प्रयोगशाला थी चीन में बने हथियारों की। चीन यह जानना चाहता था कि इस युद्ध के दौरान उसके हथियार कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा प्रदर्शन करते हैं, और फिर पूरी दुनिया यह देखे कि चीन कैसे हथियार बनाता है, कितने बेहतरीन हथियार है। तो इस परीक्षण के बारे में आप जानिए कि चीन को इस परीक्षण की जरूरत क्यों है और चीन इसे एक लाइव लेबोरेटरी की तरह क्यों देख रहा था इस युद्ध को। तो उसका कारण यह है कि चीन का आखिरी युद्ध वर्ष 1979 में वियतनाम के साथ हुआ था, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिल पाई थी, जबकि वियतनाम आर्थिक और मिलिट्री दोनों मामलों में चीन से बहुत ही छोटा देश था, कमजोर देश था। फिर भी चीन जीत नहीं पाया और वियतनाम की स्थिति आज भी चीन के सामने ऐसी ही है। पिछले 46 वर्षों से चीन ने दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा तो किया है, कई देशों के साथ सीमा विवाद को बढ़ाया भी है, लेकिन कहीं भी सीधे तौर पर चीन की सेना किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुई है। चीन की सेना ने पिछले इतने सारे वर्षों से कभी युद्ध नहीं लड़ा है, उसे युद्ध लड़ने का कोई अभ्यास नहीं है। मेड इन चाइना हथियारों के बारे में कहा जाता है कि वो बैटल टेस्टेड नहीं है, यानी हथियार तो बन गए लेकिन युद्ध की स्थिति में उनका परीक्षण नहीं हुआ है। वो युद्ध में कैसा परफॉर्म करेंगे ये कोई नहीं जानता, और ऐसे हथियारों की दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती जिनकी लाइव टेस्टिंग नहीं हुई है किसी युद्ध में। जब तक पूरी दुनिया देख नहीं लेती कि युद्ध की सही स्थिति में कौन सा हथियार कैसा परफॉर्म करता है, तो दुनिया के बाकी देश उन हथियारों को खरीदते नहीं है। हर देश चाहता है कि वो ऐसे हथियार खरीदे जो कहीं किसी युद्ध या मिलिट्री ऑपरेशन में पहले इस्तेमाल किए गए हों। लेकिन मेड इन चाइना हथियारों की क्वालिटी पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं और अपने हथियारों का मार्केट बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को इस युद्ध में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को दो प्रकार से इस्तेमाल किया, एक तो अपने हथियारों का परीक्षण और दूसरा भारत को कमजोर करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन के हथियारों की मदद के साथ साथ पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन के लड़ाकू विमान
J-10C और JF-17 का भी इस्तेमाल किया। इन लड़ाकू विमानों पर चीन की लॉन्ग रेंज तक हमला करने वाली PL-15 मिसाइलें लगी हुई थी। इन मिसाइलों की मदद से आसमान में किसी लक्ष्य पर 150 किलोमीटर की दूरी तक हमला किया जा सकता है। पाकिस्तान ने चीन में बने एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया, जिसका नाम है HQ-9, और चीन में बने ड्रोन्स की मदद से भी पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था। युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन ने बिना किसी सबूत के यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपने लड़ाकू विमान J-10 से भारत के 3 रफाल फाइटर जेट्स को मार गिराया, और इस प्रोपेगेंडा का चीन को फायदा मिल रहा है। अब आपको यह समझ में आया होगा कि यह पूरा प्रोपेगेंडा कि भारत के कुछ फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया है और चीन में बने जो फाइटर जेट्स हैं वो भारत के रफाल पर भारी पड़ गए थे। कैसे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कैसे भारत के फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया, चीन की मिसाइलों ने गिराया, चीन के फाइटर जेट्स ने गिराया, ये लगातार आप सुन रहे होंगे। इसके पीछे ये हथियारों का बाजार है। इसके पीछे चीन दुनिया को यह बताना चाहता था कि उसने जो फाइटर जेट्स बनाए हैं, उसने जो मिसाइल्स बनाई हैं, उसने जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाए हैं, वो सब भारत के हथियारों से बेहतर हैं, और वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि दुनिया अब उससे हथियार खरीदे, क्योंकि इस युद्ध में उसके बने हथियारों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों ने चीन की मदद की, जो इस बात पर विश्वास कर बैठे कि चीन और पाकिस्तान जो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसके पीछे हमारे अपने ही देश के लोगों ने उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि आधा फ्रंट तो हमारे अपने देश में है। और युद्ध के कुछ दिनों के बाद ही यह खबर भी आई थी कि अजरबैजान ने 40 JF-17 लड़ाकू विमान चीन से खरीदने की एक डील कर ली है। यह वही फाइटर जेट है जिसे चीन और पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं, और यह डील करीब 25,500 करोड़ रुपए की है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान और इंडोनेशिया भी चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने के लिए आजकल बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले इंडोनेशिया ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट खरीदने की कोशिश की थी। यानी चीन को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद से चलाए गए प्रोपेगेंडा का पूरा फायदा मिल रहा है। इसके पीछे दुनिया भर के कुछ मीडिया के लोग हैं, भारत के कुछ यूट्यूबर्स हैं, भारत के कुछ पत्रकार हैं, भारत के कुछ विपक्षी दल भी हैं, जो लगातार इस बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि चीन के हथियारों के बल पर पाकिस्तान ने हमारा बड़ा नुकसान किया है और अब चीन को इसका बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो बार बार मैं आपको आकर ये बता रहा हूं, कि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा हुआ था इस लड़ाई में, और भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, चीन से भी लड़ रहा था, और चीन पीछे से बैठकर पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा था। हमारे जो एसेट्स हैं, हमारे हथियारों की लोकेशन क्या है, हमारी सेना की मूवमेंट क्या है, ये सारी जानकारियां चीन अपने सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा करके पाकिस्तान को दे रहा था, और पाकिस्तान की हर प्रकार से मदद चीन कर रहा था। चीन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान के पीछे वो पूरी तरह से खड़ा था। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, और पूरी दुनिया ने चीन का चरित्र भी देख लिया। अब देखिए, जिस तरह से अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल का इस्तेमाल करता है, कि वो इजराइल को इतना हथियार देता है, पैसा देता है, ताकि वो मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाकर रखे, पश्चिमी एशिया में अपना दबदबा बनाकर रखने के लिए अमेरिका इजराइल पर इतना पैसा खर्च करता है, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हथियार सब कुछ देता है। जैसा कि ईरान के मामले में अभी आपने देखा होगा, जो अमेरिका है वो ईरान के साथ युद्ध में इजराइल की पूरी मदद कर रहा था। जब गाजा में युद्ध चल रहा था तब अमेरिका इजराइल के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। ठीक वैसे ही चीन भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 50 सालों में अमेरिका ने सबसे ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद अगर किसी देश को दी है तो वो है इजराइल। वर्ष 1946 से लेकर 2024 के बीच अमेरिका ने इजराइल को 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है, जबकि इजराइल नेटो का सदस्य भी नहीं है, और इजराइल के पास मौजूद करीब 78% हथियार मेड इन अमेरिका हैं। 78% हथियार इजराइल के अमेरिका के हैं, मेड इन अमेरिका हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका अब तक 45 इजराइल विरोधी प्रस्तावों को वीटो कर चुका है, और इजराइल को सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक मदद के जरिए अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है और बनाए रखता भी है। पिछले 1.5 साल में इजराइल पश्चिमी एशिया के 5 देश
फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान से जंग लड़ चुका है। और यही फॉर्मूला अब यहां हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में चीन ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है और इसमें चीन का साथ पाकिस्तान दे रहा है। आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को चीन इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के 81% हथियार मेड इन चाइना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। ये 5वीं पीढ़ी के विमान हैं, 5th जनरेशन लेटेस्ट प्लेन, और इन फाइटर जेट्स को चीन ने 50% डिस्काउंट पर पाकिस्तान को दिया है। यानी हो सकता है कि आने वाले समय में अगर कोई संघर्ष हो और पाकिस्तान इन चाइनीज J-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे और चीन को अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में इसका फायदा भी मिले, यह सब कुछ अभी संभव है। हमारे पास 5th जनरेशन का अभी कोई फाइटर जेट नहीं है, लेकिन चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन का फाइटर जेट दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में जब भी पाकिस्तान के आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तब चीन ऐसे प्रस्तावों पर हमेशा वीटो लगाता है और उन्हें रोक देता है। पाकिस्तान का एक कुख्यात आतंकवादी है मसूद अजहर, जो आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ है। मसूद अजहर पर यूएन भी प्रतिबंध लगा चुका है और ऐसे आतंकवादी को बचाने के लिए भी चीन एक नहीं बल्कि 3 बार वीटो का इस्तेमाल कर चुका है। पिछले 3.5 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और इस युद्ध में रशिया अकेला है और यूक्रेन के साथ नेटो के 32 देश हैं। इनमें अमेरिका भी है, जो अपने आधुनिक हथियार अब तक यूक्रेन को दे रहा था। ठीक इसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना अकेले ही सिर्फ पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर रही थी, बल्कि वो 3 देशों का मुकाबला कर रही थी, पाकिस्तान, चीन और तुर्की। बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो सकता है आने वाले समय में हमारी भी बन जाए कि जब भी हम कोई युद्ध लड़ें, भारत को युद्ध लड़े, तो भारत को ये बात पता होनी चाहिए कि उसे ये युद्ध अकेले पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ना होगा, बल्कि शायद 3, 4 या 5 देशों के साथ मिलकर लड़ना होगा। और इस बार भारत की सेना के सामने जो है 3 देशों की मिलिट्री पावर थी। तो आप ये समझ लीजिए कि नई नई जानकारियां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आ रही हैं और आज जो ताज़ा जानकारी मिली है वो ये है कि पाकिस्तान की पूरी मदद इस बार चीन कर रहा था और तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था। पाकिस्तान की टीम में 3 लोग थे, पाकिस्तान, चीन और तुर्की, और ये तीनों मिलकर एक भारतीय सेना के खिलाफ तब लड़ रहे थे। और जब डीजीओ स्तर पर सीज फायर की भी बात चल रही थी, उस समय भी पाकिस्तान को चीन के जरिए पूरी जानकारी थी कि भारत कब, कहां से कितना बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर करने वाला है, किस प्रकार का यह हमला होने वाला है। ये सारी चीजें, ये सारा डेटा चीन अपने सैटेलाइट्स के जरिए पाकिस्तान को दे रहा था। पाकिस्तान जानता था कि भारत की मूवमेंट कैसे हो रही है, हमारे फाइटर जेट्स की मूवमेंट क्या है, हमारे हथियार कहां कहां पर डिप्लॉयड हैं, और ये सारी मदद उसे मिल रही थी चीन के जरिए। लेकिन खुशखबरी ये है आज आपके लिए, आप आज बहुत गर्वान्वित महसूस करेंगे, आपको गर्व होगा अपने देश पर और अपनी भारतीय सेना पर कि इस सब के बावजूद भारत की सेना और हमारे जो भारतीय थल सेना और हमारी वायु सेना जो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल थी, हमारी जो पूरी टीम थी, चाहे वो हमारे वैज्ञानिक हों, चाहे हमारे जवान हों, वो सब पाकिस्तान पर भारी पड़े। और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये युद्ध भारत के कंट्रोल में था, भारत के नियंत्रण में था। और चाहे चीन ने कितनी भी कोशिश की हो पाकिस्तान को मदद करने की, लेकिन तब भी भारत इन 3 देशों की टीम पर, इन तीनों देशों की सेनाओं पर भारी पड़ा। और इसके लिए आज आपको हमारी सेना को बधाई देनी चाहिए और आप सबकी तरफ से आज हम अपनी सेना को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस स्थिति में भी, जबकि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तब भी भारतीय सेना पाकिस्तान पर भारी पड़ी। डिकोड के शुरुआत में ही आज हमने आपको जनरल बिपिन रावत की वो बात याद दिलाई थी जब वो कहते थे कि भारत को 2.5 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। और हमने आपको ये बताया कि अब भारत 2.5 नहीं बल्कि 3.5 फ्रंट पर लड़ रहा है। 3 फ्रंट आपको बता दिए। आधा फ्रंट हमारे अपने देश में है, वो
जो पीछे से हमारे देश में बैठकर पाकिस्तान की मदद करता है, चीन की मदद करता है, पाकिस्तान और चीन के नैरेटिव को और आगे बढ़ाता है, पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछता लेकिन भारत से सवाल पूछता है। और आज हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुत कमी महसूस होती है जो भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाएं, जो राष्ट्रवाद की बात करें, जो ये बताएं कि भारत के लिए क्या सही है और ऐसा काम करें जो भारत की छवि को चमकाए, बजाय इसके कि वो ऐसा काम करें, ऐसी बातें करें जिससे भारत की छवि खराब होती हो। अब आपको उस आधे फ्रंट की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि भारत में कोई ना कोई जंग अंदर भी चलती रहती है और ज्यादातर ये जो जंग होती हैं ये राजनीति के लिए होती हैं, वोटों के लिए होती हैं। इसलिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें मुंबई में एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर रहे हैं क्योंकि उसने मराठी की बजाय हिंदी में बात की थी। जरा ये वीडियो देखिए। ये एक वीडियो आपने देख लिया जहां एक दुकानदार की पिटाई हो रही है। एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता पिटाई कर रहे हैं क्योंकि ये दुकानदार मराठी नहीं बोलता। अब दूसरा वीडियो देखिए जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता एक दुकानदार को अपने दफ्तर में बुलाते हैं और एक ग्राहक से उसकी पिटाई करवाते हैं और पैर छूकर माफी मंगवाते हैं और इसका वीडियो बनाते हैं। यहां भी दुकानदार की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने ग्राहक से मराठी में बात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद इन दोनों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, नेताओं ने दफ्तर में बुलाया, माफी मंगवाई, थप्पड़ मारे और इसका भी वीडियो बनाया और जारी कर दिया। देखिए। मेरा नाम शनमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। तू बोल पहले तो नाव घेणं नाव सूर्य बोलत होता वैसे वैसे बोल कानपुरी बोल सूरज जयस्वाल पूरा ठीक से पकड़ सूरज जयस्वाल बोल नाम ये मारा ये बस ज्यादा चले। कुछ दिन पहले मुंबई के ही भांडुप इलाके में एक पति पत्नी ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया और जब डिलीवरी बॉय उन्हें पिज्जा देने के लिए पहुंचा तो इस पति पत्नी ने कहा कि वो पैसा नहीं देंगे क्योंकि डिलीवरी बॉय ने उनसे मराठी में बात नहीं की। उसका भी एक वीडियो है, जरा देखिए। क्यों मराठीत नहीं येत नाही थे बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का पण क्यों है यहाँ पे ऐसे। कौन बोला इसे? हमारा येत नहीं हिंदी नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसे बोलते हाँ नहीं देने का ना पैसा। हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो। ऑर्डर खराब धंदा चुकीचा करायचा। दिखाओ ना ऑर्डर खराब है तो दिखाओ, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से। मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। त्या संजय पाटीलला कर फोन। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। तेरा तो अरे बोल पकड़। हाँ बोलो ना। मेरा वीडियो नहीं निकालने। क्यों? मैं तुम्हारा निकाल सकती हूँ बट क्यों? ये जबरदस्ती है। तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी, ये कौन सा जबरदस्ती है? हाँ लगाओ ना। ये जो पति पत्नी है एक गरीब डिलीवरी बॉय को पैसा देने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो डिलीवरी बॉय मराठी नहीं बोल पाता, उसने मराठी बोलने से इनकार किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पति पत्नी ने तो माफी नहीं मांगी, लेकिन एमएनएस के स्थानीय नेताओं ने, एमएनएस मतलब राज ठाकरे की जो पार्टी है, उसके स्थानीय नेताओं ने इस डिलीवरी बॉय को अपने ऑफिस बुलाया और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया और माफी मांगने के बाद उस समय उसका एक वीडियो भी बना लिया। जो भी हुआ गलती से हुआ, हमने वायरल नहीं किया है। तो मैंने डॉनर्स के ग्रुप में भेजा था तो वहाँ से मतलब वायरल हो गया वीडियो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैम ने मेरे को पेमेंट सब किया था। प्लीज ऐसा वीडियो वायरल मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ मराठी। और मैं मराठी बोलूँगा भी और सीखूंगा भी। जय हिंद जय महाराष्ट्र। क्या आप
जबरदस्ती किसी से कोई भाषा बुलवा सकते हैं। अगर वो भाषा उसके दिल से नहीं निकल रही तो जबरदस्ती मारपीट करके, इस तरह के वीडियोस बना के आप जबरदस्ती कोई चीज एक लोकतांत्रिक देश में किसी पर थोप सकते हैं? आज बड़ा सवाल ये है। और सब जगह अगर आप देखिए, ये सारे लोग, चाहे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पहले दुकानदारों को पकड़ते हैं, फिर उन्हें थप्पड़ मारते हैं और उसका वीडियो जरूर बनाते हैं और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और ये वीडियोस वायरल हो जाते हैं। अब राजनीति इस प्रकार से होती है। अब आप सोचिए, जो लोग एक विदेशी ब्रांड का इटालियन पिज्जा खाते हैं, ये जो पति पत्नी हैं, इन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया है, एक इटालियन पिज्जा, एक विदेशी ब्रांड से, एक विदेशी कंपनी से। ऐसे लोग जो पिज्जा ऑर्डर करके खा रहे हैं महाराष्ट्र में बैठ के, वो डिलीवरी बॉय से सिर्फ मराठी में बात करने की जिद करते हैं। इस परिवार से किसी ने यह नहीं पूछा कि आप महाराष्ट्र में रहते हुए सिर्फ मराठी भोजन क्यों नहीं करते, आप इटालियन डिश क्यों मंगवा रहे हैं। हमारे देश में 80% हिंदू रहते हैं और ये 110 करोड़ हिंदू पहले से ही जातियों में बटे हुए हैं, जैसे अगड़ी जाति, ओबीसी, पिछड़ी जातियां। इन सारे वीडियोस में आपने ध्यान दिया होगा कि मारने वाले भी हिंदू हैं और पिटने वाले भी हिंदू ही हैं। पहले से ही जातियों में बटे हिंदुओं को अब भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है और बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री नितेश राणे ने अब इसे हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भी बना दिया है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या, शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। अब जरा इसके पीछे की राजनीति को समझिए। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है राज ठाकरे। राज ठाकरे पहले भी मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाते रहे हैं, मराठी भाषा का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनके कार्यकर्ता पहले भी इस तरह की हिंसा करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और अब उनके साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी भी मिल गई है। वर्ष 2006 में राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के गठन के बाद यह पहली बार है जब उनके भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे किसी मुद्दे पर खुलकर इस प्रकार से एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय इन दोनों ही भाइयों की हालत बड़ी खराब है। विधानसभा में राज ठाकरे की एक भी सीट नहीं है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास भी अब मुश्किल से 20 सीटें बची हैं। दोनों की स्थिति बड़ी खराब है, दोनों कमजोर हो चुके हैं और अब इन दोनों को यह लगता है कि मराठी अस्मिता को एक बड़ा मुद्दा बनाकर राजनीति में इन्हें अपनी पुरानी खोई हुई ताकत दोबारा से मिल सकती है। इसलिए दोबारा इन्हें अब मराठी अस्मिता की याद आ गई। 1966 में बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना के अब 3 टुकड़े हो चुके हैं। पहला हिस्सा उद्धव ठाकरे के पास है, जो उनके बेटे हैं, दूसरा हिस्सा राज ठाकरे के पास है और तीसरा हिस्सा एकनाथ शिंदे के पास है। ये 3 हिस्से हो चुके हैं अब शिवसेना के। अब हम तो आज इन दोनों ठाकरे भाइयों को यह सलाह देना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति में अगर महाराष्ट्र की राजनीति में इन्हें प्रासंगिक बने रहना है तो इन्हें अपनी पार्टियों का आपस में अब विलय कर लेना चाहिए। जैसे पहले ये दोनों एक साथ हुआ करते थे, अब इन्हें दोबारा से मिल जाना चाहिए और कोई विकल्प इनके पास है नहीं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये कैलकुलेशन के आधार पर है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट शेयर सिर्फ 10% था, जबकि राज ठाकरे की एमएनएस को सिर्फ 1.5% वोट मिले थे। 1.5%। सोचिए, अगर ये दोनों मिल जाएं तो इनका वोट शेयर मिलकर हो जाएगा लगभग 11.5%। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का वोट शेयर है 12.5%। अजीत पवार की एनसीपी का वोट शेयर है 9.1% और शरद पवार की एनसीपी का वोट शेयर है 11.4%। ये वहां की जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मराठी अस्मिता वाली जो पार्टी हैं, उनका, इसमें बीजेपी का हम नहीं बता रहे हैं आपको, ये उनका वोट शेयर है 2024 के विधानसभा चुनाव में।
अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिल जाते हैं तो इनका वोट शेयर दोनों का मिलकर हो जाएगा 10 जमा 1.5% मतलब 11.5%। और यह महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता वाली क्षेत्रीय पार्टियों में दूसरे नंबर की पार्टी बन सकते हैं। लेकिन जो ठाकरे परिवार आज यह कह रहा है कि अगर गैर मराठियों ने मराठी भाषा का अपमान किया तो स्थितियां हाथ से निकल जाएंगी, क्या वो ठाकरे परिवार या एमएनएस के कार्यकर्ता या एमएनएस के नेता या यूबीटी के कार्यकर्ता 31% मुस्लिम आबादी वाले औरंगाबाद में जाकर वहां के मुसलमानों को मराठी बोलने के लिए विवश कर सकते हैं? क्या ये लोग 80% मुस्लिम आबादी वाले मालेगांव में जाकर मराठी बोलने के लिए वहां के लोगों के साथ मारपीट या जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? या फिर 52% मुस्लिम आबादी वाले बायकुला, 50% मुस्लिम आबादी वाले मुंबा देवी, 53% मुस्लिम आबादी वाले मलाड वेस्ट या फिर इसी तरह 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले अणुशक्ति नगर या धारावी में जाकर मुसलमानों को मराठी बोलने पर मजबूर कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि मुसलमान ना तो इन्हें पहले कभी वोट देते थे, ना इन्हें आगे कभी वोट देंगे, और इन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए भी नहीं, इन्हें चाहिए बाकी हिंदुओं के वोट। अब क्योंकि इन्हें मराठी बोलने वाले हिंदुओं के वोट चाहिए और महाराष्ट्र में लगभग 70% लोग मराठी बोलते हैं, इसलिए इनकी नजर उन पर है। उद्धव ठाकरे के पुत्र और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि अगर मराठी भाषा का अपमान होता रहा तो यह बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। अब आपको एक पुरानी बात याद दिलाते हैं। ये वही आदित्य ठाकरे हैं जिन्होंने वर्ष 2008 में अपना एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया था जिसका नाम था उम्मीद, और इस म्यूजिक एल्बम में ज्यादातर हिंदी गाने ही थे जिन्हें खुद आदित्य ठाकरे ने लिखा था। इस म्यूजिक एल्बम को उस जमाने में अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया था, जो खुद हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक हैं, सुपरस्टार हैं। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की गिनती हिंदी के सबसे महान कवियों में होती है। इस खानदान का रिश्ता हिंदी से कितना पुराना रहा है, अब आप सोच लीजिए। तो उस हिसाब से आदित्य ठाकरे को अपनी एल्बम का नाम उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए था। उन्होंने इस एल्बम का नाम मराठी में क्यों नहीं रखा? अपनी एल्बम उन्होंने मराठी में रिलीज क्यों नहीं की? मराठी में गीत लिखते, मराठी म्यूजिक के साथ मराठी में अपनी एल्बम रिलीज करते, लेकिन तब उन्होंने हिंदी में की। उस समय इसका विमोचन किसी मराठी बोलने वाले, किसी मराठी सिनेमा के बड़े फिल्म स्टार से कराते, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा उदाहरण देखिए, हिंदी फिल्म जिसे आप बॉलीवुड कहते हैं, हिंदी फिल्मों का केंद्र भी ये मुंबई है जहां पर मराठी बोली जाती है। हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है, बॉलीवुड है, जो कि महाराष्ट्र में है जहां मराठी बोली जाती है। हिंदी फिल्म और बॉलीवुड का केंद्र लखनऊ नहीं है, भोपाल नहीं है, उत्तर भारत में किसी हिंदी भाषी शहर में नहीं है, किसी हिंदी भाषी राज्य में नहीं है। हिंदी फिल्में सबसे ज्यादा कहां बनती हैं? पूरी इंडस्ट्री कहां पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र में, जहां पर मराठी बोली जाती है। तो फिर इन लोगों ने बॉलीवुड पर कभी सवाल क्यों नहीं किया? मुंबई में एक साल में ही हजारों हिंदी फिल्में बनती हैं। इन फिल्मों के निर्माण के दौरान हिंदी बोलने वाले ही नहीं बल्कि मराठी बोलने वाले भी हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है और मनोरंजन भी मिलता है। तो क्या एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा देंगे? वहां के सिनेमा घरों में जाएंगे और कहेंगे कि अब से यहां मराठी की फिल्में ही रिलीज होंगी? है इतनी हिम्मत उनकी? राज ठाकरे की खुद न जाने कितने हिंदी फिल्मों के अभिनेताओं से बड़ी अच्छी दोस्ती है। क्या राज ठाकरे अपने इन दोस्तों को मराठी में बोलने पर मजबूर कर सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि अब उनके जितने भी फिल्मी दोस्त हैं वो उन फिल्मी दोस्तों की, फिल्मी एक्टर्स की पार्टी में नहीं जाएंगे जब तक वो फिल्मी एक्टर मराठी नहीं बोलेंगे? क्या है इतनी हिम्मत? अब आपको मुंबई इंडियंस के बारे में भी बताते हैं, जो कि आईपीएल में मुंबई की टीम है। वर्ष 2025 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जो टीम खेल रही थी उसमें 23 में से 16 खिलाड़ी महाराष्ट्र के थे ही नहीं। क्या कभी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इन खिलाड़ियों से पूछा कि उन्हें मराठी आती है या नहीं? इनमें से कितने खिलाड़ी मराठी बोल सकते हैं? क्या वो ऐसा करेंगे? भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें से 21 वो हैं जिन्हें उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक करोड़ों हिंदू बोलते आए हैं। 22वीं भाषा उर्दू है।
जो आक्रमणकारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं जैसे फारसी, तुर्की और अरबी के साथ हिंदी के मिश्रण से विकसित हुई है और जिसे देश के ज्यादातर मुसलमान बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे मुसलमानों की भाषा माना जाता है। लेकिन उर्दू के साथ किसी को कोई समस्या नहीं। आज हम ये नहीं कह रहे कि समस्या होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा पॉइंट ये है कि आप इस देश में हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, संस्कृत बोलिए, मराठी बोलिए, बंगाली बोलिए, लेकिन दिल से बोलिए। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मातृभाषा है, जो दिल से निकलती है, वो बोलिए। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। स्थानीय भाषाएं न बोलने वाले मुसलमानों से भी किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाषाओं के नाम पर सिर्फ देश के 110 करोड़ हिंदुओं को एक बार फिर से बांटने की कोशिश हो रही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 आज मैं लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है। यह भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में जाकर व्यापार या नौकरी करने की स्वतंत्रता देता है। देखिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह भारतीय नागरिकों को भाषण, लेखन, मुद्रण और संचार के अन्य रूपों जैसे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अपने विचार, अपनी राय, विचारों को व्यक्त करने की पूरी आजादी देता है। क्या कह रहा है? आप किसी भी भाषा में, किसी भी माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी भाषा में लेखन कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, किसी भी भाषा में कम्युनिकेट कर सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। वो मुंबई में जो व्यापारी था, दुकानदार था, वो इस अनुच्छेद 19 के तहत बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, सही काम कर रहा था। दूसरा, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरों के राइट्स की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रबंधों के अधीन देश के भीतर स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने का अधिकार है। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की आजादी है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। आगे सुनिए, किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को किसी भी पेशे यानी प्रोफेशन, व्यवसाय यानी बिजनेस और व्यापार को चुनने और अभ्यास करने का पूरा अधिकार है। आज वो सारे लोग कहां हैं जो कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है? वो सारे नेता कहां चले गए जो बात बात पर, हर मंच पर, हर भाषण से पहले संविधान की कॉपी लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा संविधान खतरे में है और हम इसे बचाएंगे? आज हमारे देश में इन गरीब और लाचार लोगों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। आप जो आपकी स्क्रीन पर है, सोचिए अगर यह आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ हुआ होता। मैं युवाओं से यह बात पूछता हूं, अगर ऐसा कोई आपके पिता के साथ करे, आपके भाई के साथ करे, आपके छोटे भाई के साथ करे, आपके पुत्र के साथ करे, तो आपको कैसा लगेगा? आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे और रिश्तेदार, परिवार के लोग आपके राज्य से बाहर दूसरी जगह नौकरी या काम करने के लिए जाते होंगे। वो जाते होंगे, मुंबई जाते होंगे, बेंगलुरु जाते होंगे, चेन्नई जाते होंगे, कोलकाता जाते होंगे। वहां उनके साथ अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं। आज संविधान खतरे में नहीं। अब भाषा विवाद के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 19 की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसा लगता है कि ये सब एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाषा के नाम पर बंटवारा सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र में हो रहा है। भाषा की यह राजनीति कर्नाटक में चल रही है, जहां लोगों को जबरदस्ती कन्नड़ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह राजनीति तमिलनाडु में चल रही है, जहां तमिल अस्मिता के नाम पर हिंदी और संस्कृत भाषा का विरोध होता है। आज बड़ा सवाल यह है कि मराठी, तमिल, कन्नड़ और बंगाली के इन ब्रांड एम्बेसडर्स के बीच आपको कितने ऐसे लोग दिखते हैं जो भारत और भारतीयता के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं? क्या किसी शहर में, किसी राज्य में आपको ऐसे लोग कहीं सड़क पर दिखते हैं जो कहते हैं कि भारत की बात कीजिए? क्या आपको इनमें कोई ऐसा दिखता है जो राष्ट्रवाद की बात करता हो? क्या कोई ऐसा दिखता है जो विदेशी सामान का विरोध करता हो, जब कहता हो कि मेक इन इंडिया की जो बात करता हो, या जो कहता हो कि जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, जब चीन हमारा दुश्मन बनकर बैठा है, तो इस समय भारत के हितों का ध्यान रखिए, भारत के बारे में बात कीजिए? क्या कोई आपको सड़क पर यह करते हुए दिखाई देता है? सो राष्ट्रवाद के चैंपियन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मराठी भाषा के चैंपियन आपको दिख रहे हैं, तमिल भाषा के चैंपियन आपको दिख रहे हैं, कन्नड़ के चैंपियन दिख रहे हैं, बंगाली के चैंपियन दिख रहे हैं। लेकिन भारत का क्या होगा? भारत के चैंपियंस कहां पर हैं?
आपको भी अपने आसपास ढूंढना चाहिए। अगर आपको मिलें तो हमें बताइएगा। अब दिल्ली वालों के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली के लोग, खासतौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो बड़े मायूस थे पिछले कुछ समय से। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को ईंधन न देने के अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देने पर बैन लगा दिया गया था। और कहा गया था कि अगर ये पुराने वाहन किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के लिए गए तो इन्हें वहीं पर जब्त कर लिया जाएगा, इन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। यानी अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी बची भी है तो अब उसमें ईंधन नहीं मिलेगा आपको, तो आप उसे कभी भी चला नहीं पाएंगे। और अगर आप निकले उसको बाहर लेकर किसी पेट्रोल पंप पर तो वहीं पर आपकी गाड़ी रखवा ली जाएगी। ऐसी गाड़ियों को कहा जाता है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, यानी ELV। और ये वो गाड़ियां हैं जिनकी सड़कों पर चलने की उम्र अब समाप्त हो चुकी है। 1 जुलाई से यह फैसला लागू होने के बाद करीब 48 घंटों में 87 वाहनों को जब्त किया गया। और अब पब्लिक डिमांड के बाद दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी पर आधिकारिक रोक लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से अनुरोध किया है। इसमें समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे CQM पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए। उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। इस तरह की भी जो है हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ऐसे जानकारी देने के लिए रास्ता बना रहे हैं। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ही दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अप्रैल 2025 में ये निर्देश दिए थे। कोई भी अच्छी सरकार पब्लिक की भावनाओं को समझती है और यहां दिल्ली सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि उसने जनता की भावनाओं को समझा, देर से समझा लेकिन समझा जरूर। जनता इस पॉलिसी के बहुत खिलाफ थी। दिल्ली के जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो जीवन में एक ही बार गाड़ी खरीदते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो लगातार 20-25 साल अपनी गाड़ी को बड़ा संभाल कर रखते हैं, हर रोज उसकी सफाई करते हैं, गाड़ी के साथ उनकी एक इमोशनल रिलेशनशिप बन जाती है, रिश्ता बन जाता है। ऐसे लोग बड़े दुखी थे और ऐसे लोग इस पॉलिसी के बहुत खिलाफ थे, लेकिन मजबूर थे। सरकार ने इसे भांप लिया, सरकार ने उनकी भावनाओं को समझा, ये अच्छी बात है। और फिर सरकार ने ये अपना फैसला वापस ले लिया। दिल्ली में वर्ष 2024 में करीब 1,48,00,000 वाहन थे। हालांकि इनमें से डी रजिस्टर्ड, स्क्रैप्ड और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले चुकी गाड़ियों को अगर हटा दें तो यह आंकड़ा रह जाता है करीब 82 लाख। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश से 62 लाख से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित होती हैं और इस पर दावा किया गया है कि ऐसी करीब 6 लाख गाड़ियां ही अब सड़कों पर चल रही हैं। इसके अलावा बाकी गाड़ियां या तो स्क्रैप की जा चुकी हैं या उन्हें 1 साल के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। कई लोगों ने अपनी गाड़ियों को दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में भेज दिया है जहां पर यह कानून लागू नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों को औने पौने दाम पर बेच दिया है, क्योंकि जब से यह कानून आया कि किसी गाड़ी की जो उम्र है वो 10 साल या 15 साल ही रहेगी, उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी इस उम्र सीमा के करीब पहुंचती है उसके दाम बाजार में बिल्कुल टूट जाते हैं। आज अगर आप देखें, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर आपको 5-5 लाख में, 10-10 लाख से कम में बाजार में, सेकंड हैंड बाजार में धक्के खाते हुए मिलेंगी। आज आप जाइए दिल्ली में, 5 लाख में आप कोई भी BMW, मर्सिडीज गाड़ी खरीद सकते हैं जो अगले 1 या 2 साल में रिटायर होने वाली है। और ये गाड़ियां अगर नई खरीदने के लिए जाएंगे तो करोड़ों में मिलेंगी आपको। कुछ मामलों में तो लोग ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपनी उन गाड़ियों को अपने घर की गैरेज में पार्क करके छोड़ दिया है। दिल्ली के प्रदूषण की स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बदले उनके उत्सर्जन मानकों को सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी प्रदूषण फैला रही है तो उस पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए, लेकिन अगर डीजल या पेट्रोल से चलने वाली कोई गाड़ी 10 साल या उसके बाद भी मानकों के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, वो प्रदूषण नहीं फैला रही है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो लोगों को ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो इस पे उम्र नहीं देखी जाए, यह देखा जाए कि उस गाड़ी की स्थिति कैसी है, वो गाड़ी प्रदूषण फैला रही है या नहीं।
अगर कोई नई गाड़ी भी प्रदूषण फैला रही है, आप उसे रोक दीजिए, उसको सर्टिफिकेट मत दीजिए, सड़कों पर मत उतारिए। लेकिन अगर कोई पुरानी गाड़ी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है तो उसे चलने की इजाजत मिलनी चाहिए। सिंगापुर में वाहनों को 20 साल के बाद डी रजिस्टर किया जाता है या स्क्रैप किया जाता है, 20 साल पर। लेकिन व्यावसायिक वाहनों के लिए उनके यहां कड़े नियम हैं और उन्हें 10 से 15 सालों के बाद ही स्क्रैप कर दिया जाता है। भारत भी चाहे तो यह कर सकता है। आप व्यावसायिक वाहनों के बारे में सोचिए, लेकिन जो आम जनता ने अपनी बचत से लोन लेकर इंस्टॉलमेंट्स पर न जाने कितने संघर्षों के बाद एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को भी आप चाहते हैं कि वो 10 साल में कूड़े के डिब्बे में फेंक दे, ये ठीक नहीं होगा। इसके अलावा और देशों में भी क्या होता है आप देखिए। सिंगापुर का हमने आपको बताया। इजिप्ट में 20 साल के बाद गाड़ियों को स्क्रैप करने का कानून है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में वाहनों के पुराने होने पर उनके लिए प्रदूषण से जुड़े कड़े नियम हैं। हालांकि ऐसी गाड़ियों को भी स्क्रैप किया जाना वहां पर आवश्यक नहीं है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने गाड़ियों की उम्र को ही आधार बनाकर एक फ्यूल पॉलिसी, या ये कह लीजिए कि नो फ्यूल पॉलिसी बनाई। हालांकि अब यह पॉलिसी दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के इलाकों में एक साथ लागू हो सकती है। इससे पहले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में 1 जुलाई 2025 और एनसीआर में 1 नवंबर 2025 से यह नियम लागू करने की योजना बनाई थी। अब लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है और अब आगे की कहानी मैं आपको इसमें बताता हूं। दिल्ली सरकार पिछले 24 घंटों से लगातार ये मंथन कर रही है। दिल्ली सरकार के बड़े बड़े मंत्री इस समय बैठे हैं और वो ये मंथन कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को कैसे राहत दी जा सकती है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको कुछ और नए बड़े फैसले देखने को मिलें, सुनने को मिलें और ये सारे फैसले जनता के हित में होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको आज स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि कल का यह फैसला आने के बाद अब आप अपनी पुरानी एक्सपायर्ड गाड़ियों को सड़कों पर चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आज हमें फोन करके अलग अलग माध्यम से पूछा कि क्या अब हम अपनी गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, आज की स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ ऐसी गाड़ियों को ईंधन ना देने के अपने नियम को ही वापस लिया है। लेकिन आज की स्थिति में आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं 10 या 15 साल पुरानी जो एक्सपायर्ड हैं, वो अभी भी एक्सपायर्ड रहेंगी, आउटडेटेड रहेंगी और आप उन्हें सड़कों पर नहीं चला सकते। और अगर आप उन्हें सड़कों पर लेकर निकलते हैं तो पहले आपका चालान होगा पहली बार में, और उस चालान के बाद आप चाहें तो उसे किसी दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, किसी ऐसे राज्य में भेज सकते हैं जहां पर यह कानून नहीं है प्रदूषण के। और अगर आप दूसरी बार पकड़े गए और दूसरी बार अगर आपका चालान हुआ तो सीधे आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा और आपकी गाड़ी को स्क्रैप करना ही पड़ेगा। आज भी हमारे पास यह कानून इस समय दिल्ली में लागू है। तो अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि आज आप गाड़ी चला सकते हैं, जवाब है नहीं। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि दिल्ली की सरकार सोच रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में वो अपने नियमों में बदलाव करे और इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं जो 10 और 15 साल पुरानी हैं, उन्हें सड़कों पर चलाने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ आपको दे दी जाए। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत जल्द दिल्ली की सरकार जो ये विचार मंथन कर रही है, इसके बाद आपको कुछ अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में गुरुवार को त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे, जो दिल्ली से 13,000 किलोमीटर दूर वेस्ट इंडीज का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया है। इससे पहले घाना ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों की 6ठी पीढ़ी को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड देने का ऐलान किया। ओसीआई कार्ड भारत सरकार उन विदेशी नागरिकों को देती है जो भारतीय मूल के हैं और बाहर रहते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचने के बाद पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का आज एक भव्य स्वागत हुआ। कैरेबियन राष्ट्र की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ उनकी कैबिनेट के 38 मंत्रियों और 4 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर आकर ही स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री मोदी का इस प्रकार से स्वागत किया गया कि एयरपोर्ट भारत और कैरेबियाई संस्कृति का एक मंच लग रहा था।
13 लाख की आबादी वाले इस देश में 40% जनसंख्या भारतीय मूल के लोगों की है। इन्हीं प्रवासी भारतीयों ने पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भोजपुरी चौताल गाया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर किया था। आज की तस्वीरें हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, आप भी देखिए। India's Unified Payments Interface or UPI has revolutionized digital payments. Nearly 50% of the world's real-time digital transactions take place in India. 50%. I congratulate Trinidad and Tobago for being the first country in the region to adopt UPI. Now, sending money will be as easy as sending a good morning text message. And I promise it will be faster than West Indies bowling. तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये कलयुग है, यहां धर्म के नाम पर लड़ने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं। नमस्कार।